Hello all, welcome to session 2 of electrochemistry. In this session, we'll learn about electrolytic conductors and factors affecting electrolytic conduction. So let us start with electrolytic conductors. तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वाले सेशन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग आयनिक कंडक्टर्स बोलते हैं और वो होते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आइदर इन फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वियस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट अ इलेक्ट्रिक करंट। अगर सपोज हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये हमारा जो है कौन है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम लोग बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, फ्लो ऑफ आयन से करंट को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जनरली कटायंस और अनायंस होने चाहिए और जो कटायंस है उन्होंने कैथोड की तरफ जाना चाहिए और जो अनायंस है उन्होंने एनोड की ओर जाना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट है उसके कारण जो है करंट का फ्लो होता है। इसका मतलब जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयंस प्रोड्यूस करेंगे। और इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं। और जो सब्सटेंसेस होते हैं जो आयंस फर्निश नहीं कर पाते हैं ना, दो सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट फर्निश आयंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारे लिए ये फिक्स हो गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए जिनके पास में आयंस होने चाहिए और ये जो आयंस है अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने चाहिए, जैसे कटायन कैथोड्स की तरफ, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, जबकि जो अनायंस है दे शुड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ओके, दैट इज एनोड, ओके, क्योंकि दे देमसेल्व्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। So these is what about the electrolytic conductors. ये electrolytic conductors है. Now let us look at the factors which affect the electrolytic conduction. Now before going through what are the factors that affect the electrolytic conduction, हमको ये समझना कि कौन से दो पैरामीटर्स है जिस पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिपेंड करता है। तो दो पैरामीटर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिपेंड करता है, एक तो होना चाहिए नंबर ऑफ आयंस और दूसरा वाला होना चाहिए मोबिलिटी। माने ये दो पैरामीटर्स है जिसके ऊपर इसका कंडक्शन डिपेंड करेगा। विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट अगर नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा कंडक्शन होगा। सिमिलरली जितने आसानी से मूव कर पाएंगे आयंस उतना ज़्यादा कंडक्शन होगा। जैसे ये बड़ी आसानी से मूव कर जाए, ये बड़ी आसानी से मूव कर जाए, तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर जो है कंडक्शन कितना होगा ये डिपेंड करेगा। बट स्टिल विल लुक आफ्टर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। पहला वाला फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरीके के होने चाहिए। एक तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली इक्वल टू 1। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो नियरली कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। माने अगर सपोज हम लोगों ने HCl लिया और ये HCl की अगर बात करते हैं तो HCl गिव्स H+ एंड Cl नेगेटिव। हमने अगर सपोज ये 10 मोल्स लिए, इनिशियली ये 0 रहेंगे, बट देन ये पूरी तरीके से जो है डिसोसिएट हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं बचेगा। यानी यू विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ आयंस फॉर कंडक्शन, है ना। सो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नंबर ऑफ आयंस फॉर कंडक्शंस विल बी ग्रेटर और इसीलिए उसका कंडक्टिंग पावर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी मच लेस दैन 1। अगर सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3COOH का आनिक डिसोसिएट्स, हमको पता है इसमें इक्विलिब्रियम आने वाला है, इट गिव्स CH3COO- प्लस H+। तो अगर सपोज हमने इसके इनिशियली मोल्स लिए 10, ये पहले 0 है, तो हमको पता है कि उसमें से थोड़ा ही पार्ट डिसोसिएट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मोल बना, सो दिस विल रिमेन 9। सो
इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस फॉर कंडक्शन विल बी लेस। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है ना। सो ज़्यादा डिसोसिएशन होता है, ज़्यादा आयंस बनते हैं, तो ज़्यादा आयंस बनेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी आयंस की, और इसीलिए जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कम होना चाहिए और उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी वो लेस होनी चाहिए। सो पहला वाला फैक्टर इट शुड बी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो कंडक्टिविटी है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा उतने ज़्यादा आयंस होंगे और इसलिए उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। सो हम लोग जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि ग्रेटर द आयनाइजेशन मोर विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो कंडक्टिविटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। यानी हम बात करें बेटा नंबर, ग्रेटर द नंबर मोर विल बी द conduction. Now let us look at the second factor on which the electrolytic conduction depends. और दूसरा वाला फैक्टर होता है size of the ions produced and their solvation. ये जो सेकेंड वाला फैक्टर है size of the ions produced and their solvation, this is related to mobility. यानी अगर सपोज हम लोग बात करें बेटा साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड की, इफ द आयंस आर ग्रेटर, बड़े हैं अगर सपोज आयंस, तो जाहिर बात है उनका मूवमेंट जो होगा वो मूवमेंट विल बी वेरी वेरी स्लो। मोर ओवर एक दूसरे को हिंडर करेंगे। अगर सपोज इसका साइज बड़ा होगा तो इसका मूवमेंट जो है वो कम होगा, और जब मूवमेंट इनका लेस होगा ओके सो इसकी मोबिलिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब इनका करंट कंडक्शन भी कम होगा, है ना, मूव करने में दिक्कत हो जाएगी। अगर सपोज आयनिक साइज क्या होगा बेटा बड़ा होगा, सो वी कैन से ग्रेटर द साइज ऑफ आयंस लेसर विल बी द कंडक्टेंस। अब इसके कॉन्ट्ररी अगर सपोज आयन छोटा रहेगा तो उसका मूवमेंट काफी अच्छे से होगा, बड़ी आसानी से होगा। सो दिस विल बी मूवमेंट विल बी मतलब इजीली होगा, है ना। सो मूवमेंट इजीली होगा, लेकिन इसका मूवमेंट कम होगा जो बड़ा रहेगा, एंड दैट्स व्हाई जितना बड़ा होगा साइज ऑफ आयन उतना ही कम होगा कंडक्टेंस। ना सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वाला फैक्टर। सेकंड वाला हम लोग बोल रहे हैं सॉल्वेशन। पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज सॉल्वेशन। तो अगर सपोज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक बीकर कंसिडर करते हैं और ये बीकर के अंदर हमारा सॉल्वेंट किया है, तो जो सॉल्वेंट है लेट्स से दिस सॉल्वेंट इज वाटर, फॉर एग्जांपल लेट्स से वाटर है, और इसके अंदर अगर सपोज हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स को डालते हैं, लेट्स से दिस इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। सोल्यूट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो हमको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस बनाएगा। लेट अस से उसने पॉजिटिव आयन बनाया और नेगेटिव आयन बनाया, तो जैसे ही आयंस बनेंगे तो जो सॉल्वेंट है, लेट अस हियर टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो उसके इर्द गिर्द जो है एक प्रोटेक्टिव रिंग बना देंगे, एक लेयर बना देंगे। लाइक ये जो लेयर है वो लेयर क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा जो चार्ज है, सो दैट दे डू नॉट अगेन कंबाइन, प्लस माइनस दे डू नॉट कंबाइन। सिमिलरली अगर सपोज निगेटिव है आपका, तो निगेटिव के भी इर्द गिर्द देयर विल बी अ लेयर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है they will not be able to combine. Now this fundamental where the solvent particles forms a protective layer around the solute particles or ions is called as solvation. यानी हम लोग इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बहुत सारे सॉल्वेंट यानी H2O ने घेर के रखा है, यहाँ निगेटिव को बहुत सारे H2O ने घेर के रखा है, तो देन देयर मूवमेंट विल बी हिंडर्ड। ये मूवमेंट जो है उनका हिंडर्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स आल्सो।
इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा तो उतना ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा बेटा आयंस और सॉल्वेंट के बीच में, और इसलिए उनका इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। यानी ग्रेटर द सॉल्वेशन लेसर विल बी द मूवमेंट एंड हेंस लेसर विल बी द कंडक्शन। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेटर द सॉल्वेशन लेसर विल बी द कंडक्टेंस। यानी ये दोनों के दोनों फैक्टर साइज ऑफ द आयंस और सॉल्वेशन ये रिलेटेड टू मोबिलिटी है। यानी अगर आयनिक साइज बड़ा रहेगा मोबिलिटी कम रहेगी, सिमिलरली सॉल्वेशन ज़्यादा रहेगा मोबिलिटी कम रहेगी, और इसीलिए हम लोग जनरलाइजेशन लिखते हैं ए conductivity is inversely proportional to the size of ions and conductivity is inversely proportional to solvation. Now let us look at the third वाला factor which will affect the electrolytic conduction, और third वाला factor है nature of the solvent and its viscosity। तो उसमें से हम पहला वाला देखते हैं nature of solvent। हम ये समझते हैं कि अगर सपोज पोलर सब्सटेंस को पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए तो उसका आयनाइजेशन बड़ी आसानी से होगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग NaCl को वाटर में डालते हैं तो उसका डिसोसिएशन बड़ी आसानी से होगा। इट विल गिव NaCl विल गिव Na प्लस एंड Cl माइनस। लेकिन यही अगर सपोज NaCl को हम लोगों ने बेंजीन में डाल दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल NaCl को हम लोगों ने बेंजीन में डाल दिया, इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। बेसिकली वी नो दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अभी NaCl इज पोलर एंड बेंजीन इज नॉन पोलर, और इसीलिए बेंजीन के अंदर NaCl का आयनाइजेशन नहीं होगा, और इसीलिए इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी या नहीं रहेगी, नहीं के बराबर, जबकि इसके अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इज अ पोलर कंपाउंड, और उसको अगर सपोज पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में डालेंगे तो उतना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा। हम वापस से कहते हैं नंबर के ऊपर उतना ज़्यादा नंबर रहेगा, उतना ज़्यादा कंडक्शन रहेगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगर सपोज हम लोग वाटर में CH3COOH डालते हैं, नाउ वी पुट इट दिस इनटू वाटर, तो हमको पता है उसका आयनाइजेशन होगा। So that will give CH3COOH will undergo ionization to form CH3COO minus और H plus। ओके, जो वीक होगा इलेक्ट्रोलाइट बट उसका आयनाइजेशन होगा। लेकिन अगर यही हम लोगों ने CH3COOH को बेंजीन में डाल दिए, तो CH3COH को अगर सपोज हम लोगों ने बेंजीन में डाल दिए तो उसका डाइमराइजेशन होता है। दैट मीन्स टू से व्हाट, दिस CH3C डबल बॉन्ड OH डाइमराइजेस विद अनदर CH3C डबल बॉन्ड OH मॉलिक्यूल। इनके बीच में देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइमराइजेशन होगा। इसका मतलब यहाँ एसोसिएशन होगा ना, आयनाइजेशन इज डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन यहाँ होगा। सो मोर नंबर ऑफ द आयंस विल बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन द सॉल्वेंट इज पोलर। तो हम जनरलाइजेशन ये कर सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट में कि ग्रेटर द पोलैरिटी और मोर पोलर इज अ सॉल्वेंट, मोर विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मतलब कंडक्टिविटी is directly proportional to polar nature of solvent। Similarly, let us talk about viscosity। जो सेकंड वाला फैक्टर है विस्कोसिटी, उसी में तो हमको समझ में आता है कि जितना ज़्यादा विस्कस रहेगा सॉल्यूशन, यहाँ पे जितना ज़्यादा उसका विस्कोसिटी रहेगा उतना मूवमेंट आसानी से नहीं होगा। यानी हम लोग मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट उतना ही ज़्यादा आयन की मूवमेंट को हिंड्रेंस आएगा, अपोजिशन आएगा, एंड हेंस लेसर विल बी द मोबिलिटी ऑफ द आयंस एंड देयरफॉर लेसर विल बी द कंडक्शन। यानी हम इसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है
it is inversely proportional to viscosity of solvent. Now let us look at the fourth factor on which the इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिपेंड्स, और हमारा फोर्थ वाला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने ज़्यादा आयंस है। Now, if there are greater number of the ions, अगर suppose ions बहुत ज़्यादा है तो there will be greater interionic attractions। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जितने क्लोजर रहेंगे उतना उनके बीच में इंटरआयनिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा, इंटरआयनिक अट्रैक्शन। और अगर इंटरआयनिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा तो वो अपोजिट रॉड की तरफ मूव करने में उनको दिक्कत जाएगी। द रीजन इज दैट ये एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंडेड रहेंगे, तो जब वो एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंडेड है ना, तो इसको तोड़ के इनको एक दूसरे रॉड के अपोजिट लेके जाना जरा मुश्किल हो जाएगा। सो हायर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, आयंस एक दूसरे के क्लोज रहेंगे और उतने ही ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन रहेंगे। और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इसका जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा अगर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसके लिए जनरलाइजेशन बना सकते हैं, greater the concentration of solution, more will be the interionic attractions, है ना। आयंस एक दूसरे को बहुत टाइटली जो है वो अट्रैक्ट करके रखेंगे, एंड हेंस मोर विल बी द हिंड्रेंस टू द मोबिलिटी ऑफ आयंस, यानी जो आयंस है वो बहुत आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। एंड देयरफॉर greater the concentration of solution, lesser will be the conductivity. So we can say conductivity is inversely proportional to concentration of solution. अगर बहुत concentrated solution है उसकी conductivity कम रहेगी। Now let us look at the last factor that affects the electrolytic conduction, and that is temperature. Temperature increases the conductivity of weak as well as strong electrolyte. अब अगर सपोज हम लोग बात करें बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा, माने बहुत सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाकी रहेगा, ऑन द सिस्टम में बी एट इक्विलिब्रियम। अब जैसे हम लोग उसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, ओके, मोर एंड मोर डिसोसिएशन विल टेक प्लेस, यानी ज़्यादा आयनाइजेशन होगा। नाउ व्हेन वी से द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। So, as the temperature increases, the extent of ionization of weak electrolyte increases and hence conduction increases. यानी weak electrolyte में टेम्परेचर क्या बढ़ाता है? टेम्परेचर बढ़ाता है नंबर ऑफ आयंस। जबकि यही बात अगर सपोज हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की करें तो हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पार्टिकल्स थे, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उनके अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्शंस काफ़ी, और इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड थे और उनका मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड था या मोबिलिटी कम थी। हम जैसे ही उसको टेम्परेचर देंगे तो ये जो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस है ये टूटना शुरू हो जाएंगे एंड द मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स increases and therefore electrolytic conduction increases. As the temperature increases, the interionic attractions are broken, hence conductivity increases. मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मोबिलिटी
of ions increases. क्यों? क्योंकि इंटर आयनिक इंटरेक्शंस टूटते हैं। अगर ये इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जो है इसके बीच के वो टूट गए तो पार्टिकल बड़ी आसानी से जो है मूव कर पाएंगे। Okay, so the mobility increases. So we say that कि whether it may be a weak electrolyte or whether it may be a strong electrolyte, the conductivity increases with increase in temperature, क्योंकि weak electrolyte में number of ions बढ़ेंगे because of the extent of ionization increases, और strong electrolytes में inter ionic attractions जो वो break होंगे और उसके कारण mobility बढ़ेगी जिसके कारण current conduction बढ़ेगा। So we can say related to temperature, the electrolytic conduction or conductivity is directly proportional to temperature. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.